तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी गांधी गोडसे को। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 30 जनवरी 1948 को भारत की आत्मा को झंझोरने वाली घटना घटी, यानी कि महात्मा गांधी की मौत। ये फिल्म उसी ऐतिहासिक त्रासदी का काल्पनिक विस्तार है। आमने सामने होंगे महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे और उनके बीच होगा एक भीषण विचारों का युद्ध। हमने उन्हीं दोनों के विचारों को बिना पक्षपात के पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ प्रस्तुत किया है। भारत की आज़ादी के बाद उसका विभाजन हुआ, जिसके चलते पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कई तरह के दंगे हो रहे थे, जिनमें दिखाया जाता है कि हिंदू लोग मुस्लिमों को मार रहे हैं। इस विषय पर सभी से चर्चा करते हुए PM नेहरू जी दुख जता रहे होते हैं कि अपने ही लोग अपने लोगों को मार रहे हैं और हर तरफ बस खून खराबा हो रहा है। हिंदू लोग मुस्लिमों के मोहल्ले में जा जाकर उन्हें मार के भगा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ भी यही किया जा रहा था और उन्हें भी ऐसे ही भगा दिया गया था। इसलिए वो सभी भारत में रहने वाले मुस्लिमों के साथ भी वही कर रहे थे जो उनके साथ हुआ। सरकार इन दंगों को रोकने में लगी हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यहाँ भी हो। विभाजन के समय एक फैसला हुआ था कि भारत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से अब तक 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे, पर अभी 55 करोड़ देना बाकी थे, जो कि पाकिस्तान बार बार देने की मांग कर रहा था। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल कहते हैं कि जब तक उनकी फौज कश्मीर से निकल नहीं जाती तब तक हम उन्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। माउंटबेटन गांधी जी से कहते हैं कि आप ही हैं जो सभी को मना सकते हैं बाकी धनराशि पाकिस्तान को देने के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि अब कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, पर मैं कोशिश करूंगा। गांधी जी आम जनता के बीच जाकर सभी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सभी लोग हमारे अपने ही हैं, लेकिन लोगों के अंदर उनके प्रति गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये दंगे, बंटवारा और खून खराबा सब उनकी वजह से ही हो रहा है। तो वो गांधी जी की एक नहीं सुनते और उनके खिलाफ ही नारे लगाने लग जाते हैं। अब हम नाथूराम गोडसे को देखते हैं, जो कि गुस्से से बौखलाए होते हैं, क्योंकि हर रोज पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा था, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था और बच्चियां भरे बाजार में बेची जा रही थीं। और जो लोग वहां से बचकर यहाँ आ रहे थे उन्हें भी ठीक से रहने का ठिकाना नहीं दिया जा रहा था। उनका भी यही मानना था कि ये सब कुछ गांधी की वजह से हो रहा है और वो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। अब हम देखते हैं कि कुछ मुस्लिम लोग गांधी जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं कि उन्हें यहाँ से ना निकाला जाए, क्योंकि उनका सब कुछ इसी देश में है और उन पर हो रहे अत्याचार को भी रोका जाए। गांधी जी फैसला लेते हैं कि दंगे और खून खराबा रुकने तक वो आमरण अनशन करेंगे, शायद तभी कुछ सही हो पाएगा। कई लोगों के मन में ये था कि गांधी जी हिंदू विरोधी और बस मुस्लिमों के बारे में ही सोचते हैं और जो भी कर रहे हैं सब उनको खुश रखने के लिए कर रहे हैं। सरकार में सभी चिंतित होते हैं कि गांधी जी का ऐसे आमरण अनशन करना सही नहीं रहेगा, इससे लोग और नाराज हो जाएंगे। नेहरू जी और सरदार पटेल गांधी जी की इच्छा जानने आते हैं कि आखिर उनके इस आमरण अनशन का मकसद क्या है। तो वो बताते हैं कि जो दंगे अभी चल रहे हैं वो रुक जाएं और इसे रोकने के लिए कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो लोग अपना हक मांगने के लिए लड़ रहे थे उन्हें जबरदस्ती भगाया जा रहा है, यानी कि गांधी जी ने तो कुछ और कहा था पर हो कुछ और ही रहा था। नेहरू जी गांधी जी को जाकर बताते हैं कि हिंदू और सिखों ने अपनी मर्जी से मुसलमान भाइयों के घर और मस्जिद उन्हें सौंप दिए और अब सब ठीक हो रहा है, तो अब आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी, लेकिन महात्मा गांधी को सारी बातें ऐसे बताई जा रही थी जैसे सब बढ़िया हो रहा हो। पर नाथूराम गोडसे सभी चीजें होते देख रहे थे और उनके अंदर अब और भी गुस्सा भरता जा रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गांधी जी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। और दिमाग तो तब खराब हो जाता है जब उन्हें सुनने मिलता है कि सरकार ने पाकिस्तान को
को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया है। गोडसे कहते हैं कि ये गांधी बार बार आमरण अनशन करके सरकार से लोगों से अपनी बात मनवाता है और सरकार को लोगों की और देश की चिंता नहीं है। वो बस एक आदमी को खुश करने में लगी हुई है और वो है महात्मा गांधी। नाथूराम गोडसे फैसला करते हैं कि अगर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना है तो उन्हें गांधी को मारना होगा और उनके जीवन को खत्म करना होगा और ये काम वो स्वयं करेंगे। सरकार के सभी लोग गांधी जी को बताते हैं कि आप जो चाहते थे वो सब कुछ हो गया है, तो अब गांधी जी अपना अनशन तोड़ देते हैं। वहीं बाहर कई लोग गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं जो कि सताए हुए लोग थे, पर गांधी जी को बताया जाता है कि वो लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में मौजूद होते हैं जहां आम लोग उनसे अपनी दिक्कतें बताने आते थे। तभी वहां नाथूराम गोडसे आते हैं और महात्मा गांधी को प्रणाम करने और उनके पैर छूने के बाद उनके सीने में 3 गोलियां दाग देते हैं। गोडसे को तुरंत जेल भेज दिया जाता है और गांधी जी को अस्पताल ले जाया जाता है। काफी देर तक ऑपरेशन होने के बाद सभी को खबर दी जाती है कि गांधी जी जिंदा हैं और खतरे से बाहर हैं। जब ये खबर गोडसे को पता चलती है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि जिस मकसद से उन्होंने गोली चलाई थी वो मकसद पूरा नहीं हो पाया था। अब हम सुषमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने प्रेमी नरेन को बताती है कि बापू बच गए हैं और उसे इस बात की बड़ी खुशी थी क्योंकि वो उन्हें बहुत मानती थी। नरेन और सुषमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन तभी सुषमा कहती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी बल्कि बापू के साथ मिलकर देश सेवा करनी है क्योंकि मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा यही थी। नरेन प्यार में था और प्यार में अक्सर लोग अपने पार्टनर की खुशी में ही खुश रहते हैं, तो वो शादी के सपने को किनारे करके कहता है कि वो भी उसके साथ देश सेवा करने चलेगा। अब दोनों लोग गांधी जी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताते हैं कि उन्हें उनके साथ मिलकर देश सेवा करनी है। नरेन दिल्ली के कॉलेज में टीचर था, तो बापू कहते हैं कि तुम तो पहले से ही देश सेवा कर रहे हो तो उसे अपने साथ आने की अनुमति नहीं देते, और सुषमा का तो सपना ही यही था तो उसे अपने आश्रम आकर देश सेवा करने का अवसर दे देते हैं। अब गांधी जी इच्छा जताते हैं कि उन्हें एक बार गोडसे से मिलना है, तो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जिसने उन पर गोली चलाकर उन्हें मारने की कोशिश करी, बापू आखिर उससे क्यों मिलना चाहते हैं। पर गांधी जी जो कहते थे वो किया जाता था, तो गोडसे से मिलने का सारा इंतजाम कर दिया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गोडसे गुस्से में कहते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि तुम हिंदुओं के शत्रु हो। इस देश को, हिंदू को तुमसे हानि हुई है और अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मैंने तुम्हारा वध किया था और अब भी करना चाहता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, तो आगे बढ़ो और मुझे खत्म कर दो। गोडसे कहते हैं कि मेरे हाथ तुम्हारी वजह से खुले हैं, तुमने विश्वास किया है मुझ पर, तो मैं उस विश्वास की हत्या नहीं करना चाहता और मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है। गांधी जी सभी मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं कि अब हमें कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि देश को आजाद करने के लिए कांग्रेस एक खुला मंच था जिससे हर विचार के लोग जुड़ गए। अब आजादी मिल गई है तो कांग्रेस का उद्देश्य भी पूरा हो गया है, तो अब इसे एक पार्टी नहीं बनाना चाहिए बल्कि खत्म कर देना चाहिए और चुनाव होने पर जनता जिसे चुनेगी वही देश को संभालेगा। ये सुनकर नेहरू जी और सरदार पटेल सहित बाकी सभी मंत्री लोग एकदम चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सभी को अपनी कुर्सी प्यारी थी, तो वो इस विषय पर कुछ नहीं कहते। उधर नाथूराम गोडसे जेल से ही एक अखबार लिखकर निकालते थे जिसमें कि वो गांधी जी की खूब आलोचनाएं किया करते थे। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते गांधी जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। नेहरू जी उनसे विनती करते हैं कि वो पार्टी को ना छोड़ें, पर गांधी जी समझ चुके थे कि अब पार्टी में वो विचार नहीं रहे जो अब तक थे, बल्कि अब सबके मन में कुर्सी का लालच आ गया है, इसलिए वो अपने फैसले पर अटल रहते हैं। तभी उसी बीच बाबा साहेब और कुछ उच्च वर्ग के नेताओं के बीच जातिवाद को लेकर बहस हो जाती है, तो गांधी जी बाबा साहेब की साइड लेते हुए कहते हैं कि हमें इस समाज में समानता लानी होगी और संविधान को ही मानना होगा, तभी देश चल पाएगा।
वो सभी नेता समझने वालों में से नहीं थे, बल्कि वो गांधी जी को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं, जिसके चलते उनको जल्द से जल्द मार डालने की साजिश करने लग जाते हैं। गांधी जी अब बिहार के गांव में रहने के लिए चले जाते हैं और वहीं पर अपना आश्रम बनाकर बाकी सभी गांव को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चला देते हैं। जिन लोगों ने बापू को मारने की साजिश रची थी, उन्होंने एक आदमी को ये काम सौंप दिया था और वो आदमी बापू को मारने के लिए उनके आश्रम आ जाता है, पर उनके आसपास ज्यादा भीड़ होने के कारण उसका निशाना चूक जाता है। अब हम देखते हैं कि सरकारी ऑर्डर के चलते जंगल से पेड़ काटे जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां सड़क बननी थी, पर जंगल के आसपास रहने वाले लोग पेड़ काटने के लिए मना करने लगते हैं। तभी वहां गांधी जी आकर बड़ी विनम्रता से पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, प्रकृति का नुकसान करके कोई विकास नहीं होता और लोकतंत्र में जनता सरकार को ऑर्डर देती है, इसलिए आप अपने आदमी लेकर यहाँ से चले जाइए। गांधी जी अब सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के खिलाफ जाने लगे थे, जो कि आगे चलकर उन्हें ही बुरा बनाने वाला था, भले ही वो अच्छा काम कर रहे हों। ऐसे ही करते हुए गांधी जी उन सभी लोगों को रोकना शुरू कर देते हैं जो गांव वालों को परेशान करते थे या उन पर अपनी धौंस जमाते थे। गांव वालों और उनको मानने वालों के लिए गांधी जी तो बहुत अच्छे थे, पर जब अखबार में खबर छपती थी तो सभी जगह ऐसा संदेश जाता था जैसे गांधी जी सरकार के खिलाफ हैं और देश का विकास नहीं चाहते। अब हम देखते हैं कि गांधी जी सुषमा को आश्रम से निकल जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो पत्र मिल जाता है जो नरेन ने उसके लिए लिखा था और उन्हें पता चल जाता है कि उन दोनों की अब भी बातें होती हैं। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में विकार है, तुम आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। सुषमा रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसे आश्रम से ना निकालें, क्योंकि उसे यहीं रहना है, पर गांधी जी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब एक दिन नरेन सुषमा से मिलने चला आता है, क्योंकि सुषमा ने खत लिखना बंद कर दिया था। तभी वहाँ पर गांधी जी आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ प्रयोग आश्रम में रहने के लिए अनुशासन चाहिए, जो कि तुम में नहीं है, इसलिए तुम इसके साथ यहाँ से चली जाओ। नरेन कहता है कि मुझे भी यहीं पर रख लीजिए, मैं भी आपके साथ देश सेवा करना चाहता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पे कि तुम्हें सुषमा को अपनी बहन मानना होगा। इस बात को सुनकर आपकी तरह सुषमा की माँ भी हैरान हो जाती हैं कि जो प्यार करते हैं वो एक दूसरे को भाई बहन कैसे मान सकते हैं। नरेन मजबूरन वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि अब वो सुषमा से कभी नहीं मिलेगा और वो यहीं रहेगी। गांधी जी गांव में जो आंदोलन चला रहे थे वो सरकार और संविधान के नियमों के खिलाफ था, तो अब उन पर कार्रवाई चलना शुरू हो जाती है। उनके खिलाफ गवाही देने के लिए वो सभी लोग आते हैं जिन लोगों को गांधी जी ने रोका था गांव वालों पर अत्याचार करने से, और वो बातें तोड़ मरोड़ कर खुद को सही बताते हुए गांधी जी को बुरा बना देते हैं। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि देशद्रोह के चलते गांधी जी को जेल भेजा जाए। सरकार में मौजूद सभी लोग मीटिंग बैठाकर इस विषय पर चर्चा करते हैं और इस चर्चा का यही परिणाम निकल कर आता है कि लोगों का सरकार और देश के कानून पर भरोसा बना रहे, इसके लिए गांधी जी को जेल भेजना ही सही होगा। गांधी जी को जेल जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, पर वो एक शर्त रखते हैं कि उन्हें उसी जेल में भेजा जाए जहां गोडसे है और उसी वार्ड में रखा जाए जहां गोडसे रहता है। अब गांधी जी की बात मानकर वही किया जाता है जो वो चाहते थे, पर गोडसे उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। गोडसे कहते हैं कि इस देश में इतनी जेल हैं, लेकिन तुम्हें इसी जेल में और इसी वार्ड में आना था। गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें समझने आया हूँ। गोडसे कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझोगे, तुम्हारे मन में हिंदुओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, हिंदू राष्ट्र से कोई सरोकार नहीं। महात्मा गांधी पूछते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, तो गोडसे दीवार पर बने एक नक्शे को दिखाते हुए कहता है कि ये है हिंदू राष्ट्र, हमारा पवित्र अखंड भारत। गांधी जी कहते हैं कि तुमने अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे देशों को अपने नक्शे में डाल तो दिया है, पर क्या तुम वहाँ के लोगों को जानते भी हो? उनकी भाषा, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति कुछ भी मालूम है क्या तुम्हें? लोगों का विश्वास जीते बिना देश नहीं बनता। गोडसे कहते हैं कि एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा, देख लेना तुम। अब एक दिन एक आदमी गोडसे से पूछता है कि आप अहिंसा को मानते हो या हिंसा को? गोडसे कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस का वध किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारे महापुरुष अत्याचार के विरुद्ध लड़े और उसका नाश किया। आदमी कहता है कि अंग्रेजों ने तो हम पर बहुत अत्याचार किया, किसी अंग्रेज पर तो आपने एक पत्थर नहीं मारा, लेकिन गांधी जी पर गोली चला दी। ये बात
सुनकर गोडसे के मुख से एक शब्द नहीं निकलता और वो मुंह बना के चुपचाप वहां से चले जाते हैं। एक बार फिर किसी बात पर गोडसे और गांधी के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है तो गोडसे कहते हैं कि तुम हिंदुओं के दुश्मन हो और तुम्हारी वजह से इस देश का विभाजन हुआ। गांधी जी कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा था कि इस देश के दो टुकड़े ना हों, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सच तो ये है कि जब ये तय हो गया था कि देश को आजादी मिलने वाली है तो मेरे अपने ही लोगों ने मुझे किनारे कर दिया, क्योंकि मैं अब उनके लिए बोझ बन गया था। एकता और अखंडता तो मेरे सिद्धांतों में है। गोडसे कहते हैं कि तुमने अपने सिद्धांतों की आड़ में हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया है। गांधी जी कहते हैं कि मैंने आज तक जितने भी आंदोलन किए, क्या वो केवल मुसलमानों के लिए थे और क्या उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल हुए थे? गोडसे कहते हैं कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए जो आमरण अनशन किया था वो क्या था फिर? गांधी जी कहते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा झूठ है। मैंने देश के लिए शांति और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया था ताकि खून खराबा बंद हो। मेरे अनशन के शर्तों में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की कोई शर्त थी ही नहीं। तुम लोगों ने ये झूठा प्रचार किया था और दुख की बात यह है कि इस बात पर मेरे अपने लोग भी खामोश रहे ताकि उन पर कोई उंगली न उठाए और सारा दोष मेरे सर पर आए। अब एक दिन गांधी जी देखते हैं कि गोडसे गीता पढ़ता है तो गोडसे कहते हैं कि गीता मेरा जीवन दर्शन है। गांधी जी कहते हैं कि गीता मेरा भी जीवन दर्शन है। गीता ने तुम्हें मेरे ऊपर गोली चलाने की प्रेरणा दी और मुझे तुम्हें क्षमा करने की। गोडसे कहते हैं कि तुमने गीता को तोड़ मरोड़ के अहिंसा के साथ जोड़ दिया है, जबकि गीता निष्फल कर्म का दर्शन है। गीता से प्रेरित अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों तक का वध कर दिया था। गांधी जी कहते हैं कि अर्जुन ने तो युद्ध के मैदान में वध किया था, पर मैं तुमसे कौन सा युद्ध कर रहा था जो तुमने मुझ पर गोली चलाई? गोडसे कहते हैं कि विचारों का युद्ध। तो गांधी जी कहते हैं कि विचारों के युद्ध में हथियार नहीं, विचार चलते हैं। हम सब अपने अपने विचारों के लिए आजाद हैं, लेकिन हत्या करने की आजादी किसी को नहीं है। समय के साथ विचार बदल सकते हैं, पर जिसकी हत्या कर दी गई हो उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। गांधी जी कहते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, लेकिन तुम जो सोचते हो वो ना ही हिंदुओं के हित में है और ना ही हिंदुस्तान के हित में है। अब हम देखते हैं कि सुषमा ने भले ही अपने प्यार को त्याग करके देश सेवा करने का प्रण ले लिया था, लेकिन नरेन के लिए उसका प्यार खत्म नहीं हुआ था और वो उसके बारे में ही सोचती रहती थी। उसे नरेन का खत मिलता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो पढ़ाई करने के लिए देश के बाहर जा रहा है, तो अब वो कभी नहीं मिल पाएगा। खत पढ़कर सुषमा अंदर से टूट जाती है और समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या, अपने प्यार के पास चली जाए या अपने पिता का सपना पूरा करे। और यही सब सोचते हुए वो अपने होश खो बैठती है और प्रार्थना सभा के बीच बेहोश हो जाती है। एक बार फिर से गोडसे और गांधी जी में बहस छिड़ जाती है और गोडसे कहते हैं कि हमारे देश में कई सालों से बड़े निष्ठा और आस्था के साथ वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन कुछ मुसलमानों के विरोध करने की वजह से आपने वंदे मातरम गवाना बंद कर दिया। आपने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर हमेशा हिंदुओं को झुकाया और गिराया है। गांधी जी उदासी के साथ कहते हैं, तो क्या मैंने इस देश के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया? गोडसे कहते हैं कि आपने इस देश की आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी, एक गति दी। बहुत सारे लोगों को आप एक मंच पर ले आए। इसके लिए मैं और पूरा देश आपके लिए आभारी रहेगा और इसीलिए आप पर गोली चलाने से पहले आपको प्रणाम किया था और झुककर आपके पैर छुए थे। और ये सब मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया था, लेकिन आपके अहंकार ने आपके सारे अच्छे कामों को फीका कर दिया। अब हम देखते हैं कि सुषमा एकदम उदास बैठी होती है तो गोडसे उसकी तबीयत के बारे में पूछने जाते हैं। तभी उसकी माँ गोडसे को सारी बात बता देती हैं कि ये नरेन नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है, लेकिन गांधी जी प्यार को विकार मानते हैं और दोनों को एक साथ रहने नहीं दे रहे और अगर रहना है तो उसे आश्रम छोड़कर जाना होगा। पर ये गांधी को छोड़ना भी नहीं चाहती, तो इसी चक्कर में अपनी हालत खराब कर रखी है। गोडसे गांधी जी के पास जाकर कहते हैं कि आपने हमेशा अपनी इच्छाएं और अपने आदर्श दूसरों पर लादे हैं। वैसे तो आपने आजादी के लिए आंदोलन किए, पर आप अपने आसपास के लोगों को आजादी नहीं देते। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। ये भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा, जो कि आप हमेशा दूसरों के साथ करते हैं और सुषमा के साथ भी वही कर रहे हैं। वैसे तो आप बहुत सुनते और सुनाते हैं, लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी सेवा करती है, उसकी ही भावनाओं को नहीं समझ पा रहे आप।
गोडसे की सभी बातों में सच था, जिसके कारण गांधी जी कुछ नहीं कह पाते, बस चुप रह जाते हैं। अब रात में गांधी जी के सपने में उनकी माँ आती हैं और वो कहती हैं कि तुमने हर औरत को दुख दिया है, उन्हें सताया है जो भी तुम्हारे करीब आई हैं। अपने आदर्शों और प्रयोगों की चक्की में तुमने हर औरत को पीसा है। जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनसे तुम डरते हो, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। और जो तुम्हारी इज्जत करते हैं उन्हें तुम कष्ट और दुख देते हो। जितने भी तुम्हारे करीबी थे उनको कभी भी तुमने जरूरी नहीं समझा। ये सारी बातें गांधी जी के दिमाग में चल रही थीं और वो अपनी माँ के रूप में खुद को ही ये बातें बता रहे थे कि उन्होंने भले ही कितने अच्छे काम किए हों, पर वो रिश्तों को अच्छे से निभा नहीं पाए। अगले दिन गांधी जी सुषमा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि नरेन के साथ तुम्हारी शादी यहीं पर होगी और बड़े धूमधाम से होगी। सुषमा ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आखिरकार उसका इतना रोना और गम में डूबे रहना काम आ गया था और अब वो जो चाहती थी वो हो रहा था। गांधी जी के विचार में बदलाव देखकर गोडसे भी खुश होते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है कि अब गांधी जी अपने विचार दूसरों पर नहीं थोप रहे। अब हम देखते हैं कि जेल में ही मस्त मंडप सजाया जाता है और धूमधाम से शादी की जाती है। लेकिन तभी वहाँ वही आदमी आ जाता है जो गांधी जी को मारना चाहता था और वो गांधी जी पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी गोडसे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और गांधी जी को बचा लेते हैं। जो इंसान खुद गांधी को मारना चाहता था, आज उसी इंसान ने गांधी को बचा लिया था और गांधी जी उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि गांधी और गोडसे दोनों को ही जमानत मिल जाती है और दोनों को मानने वाले लोग उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर खड़े होते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और दोनों तरफ की भीड़ आपस में भिड़े जा रही थी। और ये सब देखकर गांधी और गोडसे परेशान थे कि अब इन सभी लोगों को कौन समझाए, क्योंकि अब उनके बीच तो सारी दुश्मनी खत्म हो गई थी, पर लोगों में अभी भी विचारों का मतभेद था, जो कि आज भी है और शायद आगे भी रहेगा। और इसी चीज को दर्शाते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मूवी निर्देशक और लेखक की काल्पनिक रचना है कि अगर गांधी जी मरे ना होते तो क्या होता। मूवी को बनाने वालों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो शायद वो गोडसे से मिलने जाते, फिर उनके बीच विचारों का युद्ध होता। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते और पाते कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं और भले ही उनके विचार अलग हों, पर चाहते अपने देश का भला ही हैं। ऐसा दिखाया गया है कि अगर दोनों बातचीत करते तो शायद दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते और जो असल में हुआ वो कभी होता नहीं। हमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि बातचीत करके भी बहुत कुछ बदल सकता है। किसी के विचार तो बदल सकते हैं, पर किसी को मारने के बाद वो इंसान जीवित तो नहीं हो सकता। अब कहानी काल्पनिक है तो दिखाने को तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, पर अगर वाकई में गांधी जी जिंदा होते तो क्या पता कहानी क्या होती। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर गांधी जी आज के समय में जिंदा होते तो उनके विचार कुछ ज्यादा चल नहीं पाते, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर अगर आज चला जाए तो हर दूसरा इंसान आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि सबसे लड़ते भिड़ते रहो, बस इतना है कि आप इतना सतर्क रहो कि आपको कोई बेवकूफ बना के ना चला जाए। फिल्म की शुरुआत होने से पहले कहा गया कि दोनों के विचारों को बिना पक्षपात के दिखाया जाएगा, लेकिन देखने वालों को ये कभी भी नहीं लगेगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि जो गांधी को मानता है उसे लगेगा कि गोडसे को सही दिखाया और जो गोडसे को मानता है उसे लगेगा कि गांधी को सही दिखाया। कई लोग गांधी जी को मानते हैं, कई लोग गोडसे को भी मानते हैं और उन दोनों को मानने वालों के अपने अपने विचार हैं। मैंने आज तक ना गांधी जी के बारे में पढ़ा है और ना ही गोडसे के बारे में, तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि असल में कौन सही था कौन गलत। ऐसा नहीं है कि मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन जानने और उनके जीवन को समझकर समझने में बहुत फर्क होता है। तो उस तरह से मुझे कभी जानने का समय नहीं मिला, पर इतना कह सकता हूँ कि इंसान न पूरी तरह सही होता है और न ही पूरी तरह गलत। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी। कई लोग गोडसे को मानते हैं और कई नहीं मानते, बल्कि नफरत करते हैं, और वही सेम चीजें गांधी जी को भी लेकर हैं। मैं ये मानता हूँ कि किसी के बारे में जाने बिना, उनके बारे में पढ़े बिना ना तो उनसे प्रेम करो और ना ही नफरत। खासकर नफरत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जल्दी फैलती है। लोग किसी को भी मानना या किसी से भी नफरत करना शुरू कर देते हैं, पर उनके बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश ही नहीं करते। बस इधर उधर की बातें सुन
सुनकर अपने विचार बना लेते हैं। मूवी को रिलीज सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि पठान के आगे ये एकदम फुस हो गई और किसी का भी ध्यान इस पर नहीं गया। ये बहुत अलग कंटेंट था जो कि हमने मार्वल की सीरीज व्हाट इफ में देखा है, तो अगर इसे थोड़ा इम्पोर्टेंस मिल पाती तो ये फिल्म चर्चा का विषय बन पाती। पर अफसोस कि ये फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चर्चाओं के बोझ तले दबके रह गई। अब एक्टिंग की बात करें तो दीपक ने गांधी जी का और चिन्मय मंडेलकर ने नाथूराम गोडसे का रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। दोनों की ही एक्टिंग लाजवाब है और दोनों ने ही अपने किरदार को एकदम मजबूती से पकड़ते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और बाकी जितने भी कलाकार हैं उन्हें जो किरदार दिए गए उन सभी ने उन किरदारों को काफी अच्छे से निभाया है और सबकी एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। इस फिल्म में केवल बातें हैं जो कि मैं थोड़ी बहुत ही बता पाया हूँ। बाकी पूरी मूवी अगर आप देखते हैं तो आप चीजें और बेहतर समझ पाएंगे। इस फिल्म को एकदम खुले दिमाग से देखिएगा। अगर किसी एक की तरफ झुकाव रखेंगे तो आपको ये प्रोपेगेंडा से भरी या किसी एक को अच्छा या बुरा दिखाने वाली मूवी लग सकती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि आप किसको मानते हैं, गांधी को या गोडसे को। तो ये था एक्सप्लेनेशन गांधी गोडसे मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।